मैं हूँ स्नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ दी ऑनलाइन कोचिंग में। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि मेंडल ने टोटल 3 लॉज दिए थे। ठीक है, 3 नियम उन्होंने बताए थे। पहला जो नियम था वो था प्रभाविता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड जो लॉ था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो तीसरा जो नियम है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसीलिए जब हम लोग द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे तब उस नियम को ही हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था, जहां हम लोगों ने बात की थी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर की 2 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेकर के वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन यानी कि वहाँ पर संकरण करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि कैरेक्टर एक होता है, उसकी अलग अलग ट्रेट्स होती है, यानी कि एक कैरेक्टर को लेकर के, एक लक्षण को लेकर के जब हम संकरण करवाते हैं उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर एक संकर संकरण, यानी कि एक जीन की वंशागति के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर बात की थी। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है मेंडल्स लॉ। मेंडल के नियम। ठीक है, मेंडल के नियम। तो 3 नियम मेंडल ने दिए थे। पहला जो नियम था वो था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, सेकंड जो लॉ था वो है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तीसरा जो और लास्ट जो लॉ है, जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, 3 नियम उन्होंने दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनमें से पहला और जो दूसरा नियम है, पहला और दूसरा जो नियम है वो हमारा बेस्ड है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। ठीक है, यानी कि एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित। ठीक है, आधारित। और जो तीसरा नियम है, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, वो हमारा बेस्ड है डाइहाइब्रिड क्रॉस पर। किस पर? डाइहाइब्रिड क्रॉस पर, यानी कि द्विसंकर संकरण पर, संकरण पर आधारित। बात समझ में आई? ठीक है, तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और लास्ट जो नियम है उन्होंने वो दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तीनों के बारे में बारी बारी करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि आज हम लोग लॉ मतलब पहला और दूसरा नियम पढ़ लेंगे। ठीक है, और तीसरा जो नियम है वो क्योंकि हमारा बेस्ड है किस पर, डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण पर, तो उस पर टाइम लगेगा क्योंकि हम लोगों को, क्योंकि वहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी पढ़ना होगा। आज की वीडियो में हम लोग पहला और दूसरा नियम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग मेंडल के नियम से विचलन, ठीक है, क्या क्या एक्सेप्शन वहाँ पर रही थी, अपवाद रही थी, तो क्या कमियाँ थी इसमें। ठीक है, प्रभाविता के नियम में उसके भी एक्सेप्शंस हैं, तो उनके बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ना है प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ओके, उससे पहले एक चीज़
मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेंडल के जो नियम हैं, मेंडल ने जो पोस्टुलेट, इसको चीज़ को बोला जाता है मेंडल्स पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो मेंडल के वो क्या थे, विचार थे। मेंडल ने जो ये 3 नियम दिए थे ना, इन्हें पहले नियम का दर्जा नहीं दिया गया था, पहले ये क्या थे, उनके विचार थे, ठीक है, मेंडल के विचार थे। फिर 1901 में, ठीक है, 1901 में 1901 में कार्ल कोरेंस ने क्या किया था, उन्हें नियम का, लॉ का दर्जा दिया था मेंडल के विचारधारा को, ठीक है, उनके पोस्टुलेट्स को। तो जो मेंडल के नियम हैं, मेंडल्स पोस्टुलेट्स ऑफ डोमिनेंस, इसे लॉ का दर्जा किसने दिया था, कार्ल कोरेंस ने। किसने, कार्ल कोरेंस ने। कब दिया था, 1901 में, जब मेंडल के नियम की, जब मेंडल की रीडिस्कवरी हुई थी। रीडिस्कवरी जब हुई थी, इससे पहले वाली वीडियो में देखना, मैंने उसमें बताया था कि जब मेंडल की डिस्कवरी हुई थी तो 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने वहाँ पर क्या किया था, उनके नियमों पर फिर से वहाँ पर पुनः प्रयोग किए और बताया था कि मेंडल ने जितनी भी सारी चीज़ें बताई थी वो सारी की सारी एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो रिजल्ट भी वहीं से उसी टाइप से निकले थे, ठीक है। तो मेंडल की जो विचारधारा थी, उसे नियमों का नाम किसने दिया, नियम उन्होंने किसने बताया था, कार्ल कोरेंस ने, ठीक है। कब दिया था, 1901 में बताया था, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है मेंडल का नियम, पहला नियम। तो मेंडल का पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, या फिर लॉ ऑफ एक्सप्रेशन मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, इस नियम को एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ एक्सप्रेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें मेंडल ने ये बताया कि जो, तो क्योंकि हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड कॉज पढ़ लिया है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो ये मोनोहाइब्रिड कॉज के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, पहले नियम को। तो मेंडल ने ये बताया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिस्क्रीट फैक्टर्स, डिस्क्रीट यूनिट्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जिसे हम फैक्टर बोलते हैं। एक बार फिर से सुनो, मेंडल ने कहा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो डिस्क्रीट यूनिट, यानी कि वो क्या होते हैं, फैक्टर के थ्रू, कारकों के द्वारा कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं। और फैक्टर क्यों बोला हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा डिस्क्रीट यूनिट्स, जिसे हम फैक्टर बोलते हैं। याद करो, मेंडल जो थे उन्हें जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उन्हें बेसिक मतलब जेनेटिक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जीन को या फिर एलील को उन्होंने क्या बोला था, फैक्टर बोल दिया था, कारक बोल दिया था। तो जब भी आपको प्रभाविता का नियम लिखने के लिए आएगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें आप लोगों को जीन नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, फैक्टर लिखना है, क्योंकि उस टाइम पर मेंडल को जीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, जीन का वहाँ पर मतलब उत्थान ही नहीं हुआ था। उस टाइम पर मेंडल ने फैक्टर ही बोला था उस चीज़ को, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली कि कैरेक्टर्स, लक्षण, विपरीत इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें कारक यानी कि फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, फैक्टर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, क्या बोला उन्होंने कि जो लक्षण, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो विपरीत इकाइयों वाले, यानी कि एलील्स ही तो होते हैं, ये एलील्स तो हैं, ये एलील्स है, ये एलील्स हैं और ये भी एलील्स हैं, तो ये एलील है ना, ठीक है। तो यही बोला उन्होंने कि जो लक्षण होते हैं वो विपरीत इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें कारक फैक्टर बोला था। यानी कि उन्होंने कहा कि कैरेक्टर्स, जो लक्षण होते हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में किसके थ्रू जाते हैं, फैक्टर के द्वारा, और नियंत्रण किसके थ्रू होते हैं, फैक्टर, कारकों के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने इसी चीज़ को वहाँ पे बताया। दूसरी चीज़ तो उन्होंने ये बोली कि कारक सदैव जोड़े में होते हैं,
यानी कि पेयर में पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास पाया जाता है, ठीक है। डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि ये डिप्लॉयड होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, पेयर में है। 2 एलील्स जो हैं वो पेयर्स में पाए जा रहे हैं। तो उन्होंने सही बोला कि कारक सदैव जोड़े में होते हैं, जीन एलील्स जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी, जो दूसरी चीज़ उन्होंने बोली वो भी बिल्कुल सही बोली, ठीक है। जो कारक होते हैं वो पेयर में होते हैं, ओके। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि फैक्टर के डिससिमिलर पेयर्स को, पेयर्स में से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एलीज जो हैं वो हेटेरोजाइगस हैं, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जो कैपिटल टी है ये हो गया डोमिनेंट, यानी ये हो गया प्रभावी, और स्मॉल टी जो है वो हो गया अप्रभावी, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि जब दोनों एलील असमान हो, ठीक है, डिसिमिलर, वहाँ पर क्या हो, एलील्स हो, तो डिसिमिलर कंडीशन यानी कि दोनों अलग, जब एलील्स दोनों अलग अलग होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। हेटेरोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी हैं वो। तो जब एक प्रभावी, जब दोनों के एलील्स जो हैं वो असमान होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, तो प्रभावी जो है, जो इसमें जो प्रभावी वाला है वो क्या होगा, स्मॉल टी पर प्रभावी होगा, प्रभाव दर्शाएगा, ठीक है। जिनमें से एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा, इस तरह से समझो, ठीक है। जब एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या बोला उन्होंने कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, जब दो अलग, जब डिसिमिलर ट्रेट्स होंगी, ठीक है, क्या बोला उन्होंने, जब फैक्टर के डिसिमिलर पेयर्स में एक कैरेक्टर जो है वो दर्शाता है, एक कैरेक्टर प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि उन्होंने क्या बोला, कारक के असमान, कारक के असमान जोड़े में एक प्रभावी तथा एक अप्रभावी होता है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बोली। तो 3 उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, बस इतना ही है इसमें, तो ठीक है। अब एक बार फैक्टर को समझ लो, मतलब अब हम समझ लेते हैं कि जो लक्षण है वो स्वयं को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, किस तरह से खुद को शो करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाओगे कि प्रभावी वाला अपना प्रभाव कैसे दर्शा लेता है और अप्रभावी वाला जो लक्षण है वो क्यों छुपा रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि जो जीन है, यानी कि जो लक्षण है वो स्वयं को किस प्रकार प्रदर्शित करता है। तो मान लो क्या, कोशिका जो है, कोशिका, ठीक है, कोशिका के डीएनए में, कोशिका का डीएनए है, डीएनए, ठीक है, ये कोशिका का डीएनए है, कोशिका में डीएनए होगा, ठीक है, डीएनए है, इसमें होगा जीन या फिर फैक्टर, कारक। लेकिन अभी जीन के बारे में, जीन और फैक्टर एक ही चीज़ है ना, पहले उस चीज़ को कारक बोल दिया था, फिर बाद में पता चला कि इसको जीन की उसे परिभाषा दे दी गई, ठीक है। जीन है जो कि क्या है, डीएनए की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीन क्या है, डीएनए की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। बात समझ में आई। या फिर हम इसे बोल सकते हैं ये क्या है, सूचना स्रोत है, सूचना स्रोत है, ठीक है। और जो सूचना है वो किसके थ्रू जाती है, प्रोटीन के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। और जो सूचना है वो किसके थ्रू जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। बात समझ में आई, ठीक है। तो मेन कारण क्या है कि जब प्रोटीन जो बनता है वही क्या करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जो कि प्रोटीन सूचना स्रोत क्या है, जीन है, ठीक है।
तो जीन में ही क्या होंगे, प्रोटीन्स बनते हैं। जो प्रोटीन होते हैं ना वही कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को, ठीक है, वही निर्धारित करते हैं। तो प्रोटीन क्या करते हैं, विभिन्न लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं प्रोटीन। बात समझ में आई? अब इस तरह से समझो कि प्रभावी वाला अपना प्रभाव कैसे दर्शाता है और अप्रभावी वाला अपना प्रभाव कैसे क्यों नहीं दर्शाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जीन कैपिटल T, ठीक है, प्रभावी लक्षण। तो मान लो कि इसमें क्या हो रहा है, एंजाइम, इसमें क्या हो रहा है, जो एंजाइम है, एंजाइम के दक्षता से कार्य कर रहा है, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, यानी कि वो समान दक्षता से अगर कार्य कर रहा है तो क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स का बनना, ठीक है। अगर एंजाइम की दक्षता समान है, ठीक है, समान दक्षता से अगर वो काम कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोटीन अगर वहाँ पे बन रहा है, नॉर्मल प्रोटीन, तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स का बनना, ठीक है, या फिर पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर हार्मोन्स बन रहे हैं, ठीक है, हार्मोन बन रहे हैं, तो मतलब कि वहाँ पर जो लक्षण है वो कैसा होगा, पौधा जो है वो लंबा होगा, लंबा पौधा, क्योंकि नॉर्मल प्रोटीन वहाँ पर बन रहा है, ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। एंजाइम क्या कर रहा है, समान दक्षता से वहाँ पर काम कर रहा है और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। अब तो वहाँ पर जिसके कारण पौधा जो है वो लंबा होगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखें, जब जीन स्मॉल टी यानी कि अप्रभावी लक्षण कब होगा, अप्रभावी लक्षण जब होगा जब दक्षता से, यानी कि वो कम दक्षता से काम करे, जो एंजाइम है कम दक्षता से कार्य करे, कम दक्षता से अगर कार्य कर रहा है तो वहाँ पर जो हार्मोन्स हैं वो अपर्याप्त मात्रा में बन रहे हैं, अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन बन रहे हैं। बात समझ में आई? जिसके कारण जो पौधा है वो कैसा बन रहा है, बौना बन रहा है, बौना पौधा। बस यही कंडीशन है कि वहाँ पर नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनता, प्रोटीन जो है किसी कारण से प्रोटीन जो है वो खराब हो गया हो, ठीक है, तो इसके कारण वहाँ पर अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बन रहे हैं या फिर कम दक्षता से वो कार्य कर रहा है, जिसके कारण वहाँ पर हार्मोन जो नॉर्मल प्रोटीन है वो नहीं बन पा रहा है या फिर उसका जो प्रोटीन है वो खराब हो गया हो, जिसके कारण जो उसका प्रभाव है वो नहीं दर्शा पाता, यानी कि वो अप्रभावी है, ठीक है। अब होता क्या है कि क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर टी और स्मॉल टी साथ में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये वाला हो गया खराब, फॉल्ट, ठीक है, और ये तो डोमिनेंट है, अभी भी डोमिनेंट है ना, सही है बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, रिसेसिव वाले यानी को, इस फॉल्टी वाले को, खराब जो जीन है उसे क्या करेगा, सप्रेस कर देगा और खुद टॉप पर आ जाएगा, यानी डोमिनेंट वाला खुद को दर्शा देगा। तो डोमिनेंट वाला क्या था, टॉल था, प्योर टॉल था, तो जो पौधा है वो कैसा बन जाएगा, टॉल बन जाएगा, बस यही कारण है। तो क्या समझाया मैंने कि क्या कारण होता है कि जो कैपिटल डी है वो अपना प्रभाव दिखाता है और क्या कारण है जब स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दर्शाता, ठीक है। तो एंजाइम की दक्षता से कार्य करना, समान दक्षता से अगर वो काम कर रहा है तो हार्मोन्स भी क्या होंगे, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में बन जाएंगे, जिसके कारण वो अपना कैरेक्टर दर्शा पाएगा। लेकिन अप्रभावी जब कंडीशन जो है वो ये कब बनेगी, जब अप्रभावी कब दर्शाएगा, अप्रभावी अपना काम क्यों नहीं दर्शा पाता, ठीक है, अपना लक्षण क्यों नहीं दर्शा पाता, जब कम दक्षता से जब वो कार्य करे, ठीक है, और अपर्याप्त मात्रा में वहाँ पर हार्मोन्स बनते हैं, जिसके कारण वहाँ पर पौधा जो है वो बौना पौधा होता है, ठीक है, ड्वार्फ वहाँ पर प्लांट बनेगा। बस यही है इसमें, ठीक है। तो एक बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब हम लोगों ने क्रॉस करवाया था, तो क्रॉस करवा के अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार लास्ट बार हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक बार डेफिनेशन के थ्रू और सारी चीज़ों के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि क्या बोलता है ये, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेशन की, ठीक है,
लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता के नियम की अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार या फिर इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनक पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण प्रदर्शित होता है और दूसरा लक्षण छिपा रहता है। इसी चीज़ को उन्होंने इस नियम में दर्शाया है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब हम लोग उस टाइप में देख लेते हैं बनाकर। तो किस चीज़ से उन्होंने कहा, जब प्योर पेरेंट प्लांट हो, ठीक है, यानी कि कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या है? प्योर पेरेंट है, प्योर पेरेंट, ठीक है, शुद्ध जनक है, हिंदी में भी लिख देते हैं शुद्ध जनक। तो ये टॉल है, ये डॉर्फ है। अब क्या होता है कि इसके गैमेट, जब इसका गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ से एक निकलेगा, क्योंकि देखो सेम एलील्स है ना, जब डिफरेंट एलील्स होते हैं तो उसके अलग अलग हमें मिलेंगे। और जो हम लोग नियम सेकंड पढ़ेंगे तब हम समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने जब इसका क्रॉस करवाया, हम इसका क्रॉस करवाएंगे, ये क्या है? गैमेट्स हैं, गैमेट्स, इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन थी और यहाँ पर हमें क्या मिली? हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली, यानी विषम युग्मजीय है। अब हमने क्या किया? इसमें सेल्फिंग करवा दी, सेल्फिंग यानी कि स्वपरागण इसका करवा दिया। तो हमें दो गैमेट्स मिलेंगे इसके, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ऐसे समझो, हमें इसके दो अगर मैंने यहाँ पर सेल्फिंग करवाई तो इस तरह से होगा ना। देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी मिला। अब मैंने इसकी सेल्फिंग करवाई, मैंने इसकी सेल्फिंग कैसे करवाई? मैंने ऐसे किया, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये हाइब्रिड है, ये कैसा है? संकर है। संकर किस चीज़ को बोलते हैं? याद करो, मैंने बताया था कि जब विपरीत लक्षणों के बीच में हम जब एक लक्षण के विपरीत विशेषताओं के बीच में या फिर विपरीत वहाँ पर ट्रेड्स के बीच में, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में जब हम लोग वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, जब हम वहाँ पर संकरण करवाते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है उसे, ठीक है, जो पौधा हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या, जो पौधा हमें प्राप्त होता है उसे हम संकर बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों ही का मिक्सअप है। ठीक है, यहाँ पर ब्लेंडिंग शो हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? संकर है, क्योंकि दोनों के दोनों दर्शा रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन बन तो रहा है लंबा ही बन रहा है। अब हमने क्या किया, तो इसके दो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसके दो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये हो गई F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। ठीक है, तो जब इसके संकरण करवाएंगे, जब इसका संकरण हमने करवाया, इससे करवाया तो कैपिटल टी, और इसका हमने इसके साथ करवाया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर हमने इसका इससे करवाया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, और इसका इससे करवाया तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हमें लास्ट में क्या मिला? डॉर्फ प्लांट देखने को मिला, जो कि पहली पीढ़ी में छिप गया था। ठीक है, तो ये बताया उन्होंने। तो उन्होंने क्या बताया कि जब हम एक लक्षण की, जब विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जन के पौधों में, ठीक है, शुद्ध जनक, शुद्ध है ना ये, ठीक है, शुद्ध जन के पौधों में, और इस गैमेट्स, हमेशा याद रखना कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा प्योर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक है, सिंगल है। अगर वो एलील्स होंगे, एलील्स जो है अगर वो पेयर में होंगे, ठीक है, गैमेट्स अगर पेयर में है तो ये पेयर में है, तो हो सकता है कि वहाँ पर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन हो। और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, यानी कि समयुग्मजीय और विषम युग्मजीय जो कंडीशन है, ठीक है, स्थिति कब आएगी? जब वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। अभी तो वो सिंगल है, तो यानी कि वो प्योर ही हैं। ठीक है, ये भी प्योर ही है, ये भी प्योर ही है। तो गैमेट्स हमेशा शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला हमें? टॉल प्लांट मिला था। ठीक है, टॉल प्लांट हमें देखने को मिला जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई। तो यानी कि प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, एक प्रभावी दिखाता है और एक अपना प्रभाव जो है वो छुपा देता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया, तो यही चीज़ उन्होंने बोली थी कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू इस नियम को समझ सकते हैं, या और 3:1 को भी हम इससे समझ सकते हैं, जो कि नीचे मैंने अभी दर्शाया है और आप लोगों ने इसमें समझा भी किया। यहाँ पे देखो मैंने ये किया है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब मैंने इनका क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाई मैंने, सॉरी, ठीक है, आपस में मैंने इनका संकरण करवाया, तो कैपिटल टी इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी, स्मॉल टी इसके साथ मिलेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसके साथ मिलेगा तो स्मॉल टी। तो ये तीन तो बन गए टॉल।
ठीक है, और ये बन गया ड्वार्फ यानी कि बौना। तो यहाँ पर रेशियो कितना निकलेगा 3:1। ये है फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप रेशियो है। जीनोटाइप अगर देखें तो देखो होमोजाइगस कितने हैं, होमोजाइगस 2 हैं, ठीक है, होमोजाइगस 2 मिल गए। हेटेरोजाइगस होमोजाइगस 1 है कि 2 हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर हमें दिख रहा है, समझ में आ रहा कि होमोजाइगस भी 2 हैं और हेटेरोजाइगस पहले वाली कंडीशन में हमें देखने को मिला था, ठीक है, कि टॉल कितने बन रहे हैं, यानी जीनोटाइप वहाँ पर, सॉरी जीनोटाइप क्या था कि टॉल वहाँ पर 3 बन रहे थे और डॉर्फ जो है वो 1 बन रहा था। बस इतनी सी बात थी इस वाले नियम में, ठीक है। और अगर यहाँ पर जीनोटाइप निकालने के लिए अगर बताई जाए, ठीक है, जीनोटाइप अगर निकालना पड़ी तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी इनका रेशियो देखिए। तो कैपिटल टी 1 है इसमें 1 रेशियो, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी है 2 हैं और स्मॉल टी 1 है, ठीक है। तो जीनोटाइप भी निकल आया और फिनोटाइप निकल आया, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी हम इस नियम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ, सेकंड वाला लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या फिर लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण का नियम। क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम, दिख रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नाम से समझ में आ रहा होगा, सेग्रीगेट यानी सेपरेशन, ठीक है, सेपरेट होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स की युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलिल्स, एलिल्स जो है वो मिक्स नहीं हो रहे। तो सिंपली इसमें बताया जाता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है, तो जो एलिल्स होते हैं वो शुद्ध, जो इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं, ठीक है। मान लो कि उन्होंने ये बोला कि जो हर पेरेंट्स में 2 पेयर्स होते हैं, ठीक, एल जो है पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि टॉल का अगर मैं बात करूं, टॉल प्लांट की अगर मैं बात करूं, तो टी और टी हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एलिल जो है वो हमेशा पेयर यानी कि जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये पेरेंट है, ठीक है, यानी कि जनक है। तो जब मियोसिस होता है, ठीक है, जब मियोसिस होता है यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तो ये जो नियम है बेस्ड तो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, बट एक्चुअल में ये किस चीज़ पर बेस्ड है, मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन पर आधारित है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू जो युग्मक हैं, सॉरी जो एलिल्स हैं वो आपस में अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब गैमेट बनता है तो ये क्या हो जाता है, पृथक हो जाते हैं, या फिर इस तरह से क्या हुई है, अलग अलग पृथक हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे कहा जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम इसलिए बोला जाता है कि एलिल्स पेयर में होने के बावजूद भी ये आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ठीक है, ब्लेंडिंग को शो नहीं करते, यानी कि आपस में ये मिलते नहीं है, सम्मिश्रण नहीं होता इनका, ठीक है, आपस में मिलते नहीं है, तो मिक्सअप नहीं होता, जिसके कारण इन्हें शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, गैमेट्स की शुद्धता का नियम। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि जब गैमेट फॉर्मेशन, जब युग्मक का निर्माण होता है, मेंडल के इस नियम अनुसार, मेंडल ने क्या बोला, पृथक्करण के नियम के अनुसार जब युग्मक का निर्माण होता है तो जो एलिल्स होते हैं, जो युग्म विकल्पी होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग पृथक हो जाते हैं, ठीक है, यही चीज़ इसमें लिखी गई है। तो बात समझ में आई। उन्होंने ये बोला कि पेरेंट्स हर इंडिविजुअल में, ठीक है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि यहाँ पर 2 एलिल जो है वो पेयर में पाए जाते हैं। इन्होंने बोला कि F1 F2 जनरेशन में ये वापस से रिकवर हो जाते हैं। क्या उन्होंने क्या बताया था कि F2 हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जो प्रभावी वाला होता है, जो
F1 जनरेशन में केवल एक कैरेक्टर ही दर्शाया जाता है, प्रभावी वाला, जिसे हम लोग प्रभावी वाला लक्षण बोलते हैं, प्रभावी कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उन्होंने ये बताया कि F1 जनरेशन में जो अपना कैरेक्टर नहीं दर्शाता, ज़रूरी नहीं है कि उसका कैरेक्टर हमेशा छिपा रहेगा, वो F2 जनरेशन में अपना जो कैरेक्टर है उसे फिर से रिकवर कर लेगा, यानी F2 जनरेशन में वो अपना प्रभाव दिखाएगा, दर्शाएगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा था, F1 जनरेशन में केवल लंबे पौधे में प्राप्त हुए थे और F2 जनरेशन में एक पौधा मिला था हमें जो कि लंबा था, बौना था। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया कि ज़रूर कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर छिपा है वो F2 जनरेशन में प्रदर्शित हो जाता है, रिकवर खुद को कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई। फिर उन्होंने क्या बताया कि F1 उन्होंने कहा कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो गैमेट फॉर्मेशन इस तरह से होता है, ठीक है, युग्मकों का निर्माण इस प्रकार से होता है कि मियोसिस के थ्रू, अर्धसूत्रीय विभाजन के थ्रू के द्वारा गैमेट्स के पास दोनों एलील्स में से केवल एक वहाँ पर कैरेक्टर या फिर एक फैक्टर ही उसे प्राप्त हो पाता है। फिर से समझो, मैंने क्या बोला कि एलील्स यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के समूह फैक्टर एलील का एक पेयर एक दूसरे से इस प्रकार पृथक होता है। एलील्स जब होते हैं, जो एलील्स होते हैं वो इस तरह से अलग होते हैं कि गैमेट्स को केवल एक ही फैक्टर यानी एक ही कैरेक्टर, उसे एक ही कारक मिल पाता है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये सेम है, ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो मैं यहाँ पर सेम लिखूँ तो एक ही बात है। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली भी थी कि जब होमोजाइगस पेरेंट्स होंगे, जो होमोजाइगस पेरेंट द्वारा उत्पन्न गैमेट होगा, जो युग्मक होगा, वो सभी समान होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि समयुग्मजी जनक द्वारा बने युग्मक समान होंगे। ठीक है, तो युग्मक क्या होगा, समान होगा, क्योंकि वो उसके जो पेरेंट्स है वो कैसा है, होमोजाइगस है, समयुग्मजी है। ठीक है, दोनों एलील जो है वो सेम है। अगर यही कंडीशन अगर मैं बात करूं हेटेरोजाइगस की, तो वहां पर तो दो अलग अलग है, तो वहां पर दो अलग अलग बनेंगे गैमेट्स। तो इसमें हम लिख सकते हैं परंतु विषम युग्मजी जनक द्वारा बने युग्मक द्वारा अलग अलग दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, द्वारा दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, और इनका और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन के होते हैं, यानी कि समान अनुपात में पाए जाते हैं। अगर जब यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन पाई जा रही है, तो जब इनका युग्मक निर्माण होगा तो 50% कैपिटल टी होंगे और 50% स्मॉल टी होंगे, यानी कि समान अनुपात में पाए जाएंगे। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में, समान अनुपात में पाए जाएंगे। ठीक है, तो बस यही था इस चीज़ में। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो ये बोलता है कि जब युग्मक निर्माण होता है, युग्मकों का जब निर्माण होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो जो एलील्स होते हैं वो पृथक होते हैं। ठीक है, आपस में पृथक हो जाते हैं, और वो इस तरह से पृथक होते हैं, इस तरह से वो अलग अलग पृथक होते हैं, जिसके कारण जो युग्मक है उसके पास केवल एक ही कारक उसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो दो है तो उसका आधा हो जाता है, मियोसिस हम लोग वहाँ पर करेंगे, तो इसीलिए इसे ये किस चीज़ पर बेस्ड है, मियोसिस पर बेस्ड है। ठीक है, तो अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा उसके पास केवल एक ही हो जाती है, यानी आधे आधे जब बटे हो तो वहाँ पर केवल एक ही उसके पास फैक्टर आ पाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर सेम समयुग्मजी है, ठीक है, जनक जो है वो समयुग्मजी है, तो समान होंगे। ठीक है, कोई भी उसमें कंफ्यूज वाली बात नहीं है। तो जब समान है तो उसका गैमेट जो है वो सेम ही होगा। लेकिन अगर विषम युग्मजी है, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो वहाँ पर दो प्रकार के गैमेट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, जिसमें से 50% दोनों जो है उनका समान जो अनुपात है वो समान होता है। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन होता है। 50% अगर कैपिटल टी बना है तो 50% स्मॉल टी भी वहाँ पर बनेंगे। ठीक है, बस इतनी ही बात थी। सो आज की जो वीडियो है बस यहीं तक रहने देते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे इसके, ठीक है। डोमिनेंस वाला जो लॉ था उसके कुछ एक्सेप्शन थे, कुछ विचलन थे उस नियम से, ठीक है। उन्हीं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डाइहाइब्रिड क्रॉस, और उसी पर बेस्ड है हमारा तीसरा लॉ, ठीक है, मेंडल का नियम, ठीक है। कौन सा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सो आई होप ये वीडियो जो है समझ में आई होगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर।